नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान विषय के अध्याय मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहें। साथ ही यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी इन प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा 1 दिसंबर को। अगला है कोलेस्ट्रम, जिसे नवदुग्ध कहते हैं, इसे खीस भी कहते हैं। इसमें कौन से प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है IgA। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IgA पाई जाती है कोलेस्ट्रम में, है ना। कोलेस्ट्रम में IgA पाई जाती है। तो IgE को भी आपको याद में रखना है। IgE ये एलर्जी से संबंधित है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न की जाती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके इंजेक्शन द्वारा? तो इसमें एंटीबॉडी, ठीक है, बने बनाए एंटीबॉडी बाहर से टीके के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। निम्न में से कौन से एक कारण से एड्स फैलता है? ठीक है, यहां पर कुछ कारण दे रखे हैं। मच्छरों के काटने से ये नहीं होता है। एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने से भी ये नहीं होता है। हाथ मिलाने, गले लगने, छींकने व खांसने से ये नहीं होता है। केवल संक्रमित सुई और इंजेक्शन द्वारा ये होता है, अर्थात शरीर से ये शरीर के तरल द्वारा फैलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी रक्त परिसंचरण की खोज। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। और आपकी तैयारी और रिवीजन 100% हो चुका होगा, लेकिन ये प्रश्न आपकी उस तैयारी को और बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होंगे। इसीलिए आपको सारे प्रश्न ध्यानपूर्वक देखने हैं, और अगर जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप उसे रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, और 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको वैसे भी ये याद हो ही जाएंगे। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता क्या होती है? एंटीजन की विशिष्टता होती है इसमें। विभेदन करना मतलब स्वयं में और पराये में अंतर कर ले, ये स्मृति आधारित होती है। और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो एंटीजन विशिष्टता रखती है, विभेदन कर लेती है, अपने और पराये एंटीजन के बीच में विभेदन कर लेती है, और उसको मेमोरी भी रहती है। ठीक है, तो ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रम के द्वारा शिशु को कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली प्राप्त होती है? तो कोलेस्ट्रम के द्वारा, क्योंकि कोलेस्ट्रम में बने बनाए एंटीबॉडीज मां से बच्चे को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब बाहर से बने हुए रेडीमेड टाइप के जो एंटीबॉडीज हैं वो भेजे जा रहे हैं, इसलिए ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होगा। किसका होगा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। असंक्रामक रोग का उदाहरण है। असंक्रामक, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, वो है असंक्रामक रोग। तो सामान्य जुकाम हो जाता है, ये संक्रामक रोग है। दाद, खाज, खुजली, ये संक्रामक रोग में आएंगी। टाइफाइड, जिसे मोती झरा कहते हैं, ये भी संक्रामक रोग होगा। इसका राइट आंसर होगा कैंसर। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो ये असंक्रामक रोग का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आमवाती संधि शोथ। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये रोग स्व प्रतिरक्षा रोग है। मलेरिया रोग में कपकपी क्यों आती है? तो मलेरिया रोग में कपकपी का कारण होता है हीमोजॉइन, जो आरबीसी के फटने पर निकलता है हीमोजॉइन, और हीमोजॉइन के कारण ही हमें तेज कपकपी के साथ बुखार आता है। ठीक है, एक व्यक्ति को एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ए इम्यूनो के लिए I, डेफिशिएंसी के लिए D और सिंड्रोम के लिए S, तो एड्स से पीड़ित होने का संदेह है। इसकी पुष्टि हेतु आप कौन सा परीक्षण करवाएंगे? तो आंसर होगा एलिसा टेस्ट इसके लिए करवाते हैं। मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी
किसके द्वारा क्रियान्वित रहती है? देखो सेल से संबंधित है, मैंने आपको पहले भी ये चैप्टर डिटेल में कराया था। तो मैंने एक बाइक का उदाहरण दिया था, बजाज की एक मोटरसाइकिल आती है CT 100, है ना। तो CT, तो आप इस तरीके से याद रखें, C का मतलब है यहां पर सेल और T का मतलब है यहां पर टी सेल। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है टी सेल या टी लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर होगा टी लिम्फोसाइट या टी सेल, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसके लिए टी लिम्फोसाइट होंगे, ठीक है। एक होती है ह्यूमोरल, तरल माध्यस्थ प्रतिरक्षा, उसके लिए जिम्मेदार होती है बी सेल, ठीक है। तरल माध्यस्थ प्रतिरक्षा ह्यूमोरल। तो ह्यूमोरल आपका शुरू होता है H से, और जो लिखने की एक पेंसिल आती है वो होती है HB पेंसिल। तो आप इसको ऐसे याद रख लें, HB, है ना। तो H ह्यूमोरल, B सेल या B लिम्फोसाइट, ठीक है। आगे चले, मनुष्य में दाद नामक रोग किसके कारण होता है? फंजाई के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑन्कोजेनिक वायरस। देखो प्रोटो ऑन्कोजेनिक वायरस नहीं होता है, मेटास्टेसिस ये वायरस, सॉरी, कैंसर के टाइप का के लिए जिम्मेदार होती है, कीटो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछली का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है गंबूजिया, है ना, गैम्बूजिया या गंबूजिया, जैसा आप याद रख पाए। ये जो मछली है वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, इसीलिए आसपास के पानी से भरे जो भी गड्ढे तालाब है उसमें ये मछली अगर है तो वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है और हम मलेरिया से बच पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एल्कोहल के चिरकारी उपयोग से, एल्कोहल कोई लंबे समय तक लेता है तो ज्यादा शरीर के किस अंग को क्षति होती है? तो इसमें राइट आंसर होगा यकृत, ठीक है। शराब पीने वालों का यकृत खराब हो जाता है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से किस रसायन के निकलने से होता है? तो इसका आंसर होगा सीरोटोनिन। एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन कहां से निकलता है? तो मास्ट कोशिकाओं से निकलता है, और सॉरी, इसकी वजह से एलर्जी रोग होता है, ठीक है। आगे देखिए, अर्बुद को नष्ट करने में सहायक होता है। अर्बुद मतलब ट्यूमर, है ना, जो कैंसर का है। तो इसके लिए कौन मतलब नष्ट करने में कौन सहायता करता है? वाई इंटरफेरोन, ठीक है, वाई इंटरफेरोन इस काम को करता है। आगे देखें, प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण लसिकाणुओं के नाम बताइए। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा के लिए बी लसिकाणु और टी लसिकाणु जिम्मेदार होते हैं। आप चाहें तो इन्हें बी सेल और टी सेल भी लिख सकते हैं, बी सेल और टी सेल, या बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट। तो प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। बी सेल और टी लसिकाणु या टी सेल का विभेदीकरण कहां होता है? तो देखिए, जो बी सेल हैं, बी लिम्फोसाइट, मैंने आपको ऐसे याद करवाया था, बी मतलब बोन मैरो में, और टी मतलब ये ट्रेनिंग के लिए कहां जाते हैं? तो थाइमस ग्रंथि में जाते हैं। तो टी के लिए थाइमस में चूंकि वो ट्रेनिंग लेते हैं इसलिए उनको टी सेल कहा जाता है, और बोन मैरो में बनते हैं, वहीं पर उनका विभेदीकरण होता है, वहीं पर उनकी ट्रेनिंग होती है, इसीलिए यहां पर बोन मैरो या अस्थि मज्जा होगा। मानव में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो IgG टाइप के इम्यूनोग्लोब्यूलिन है वो 75% होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। अपरा द्वारा मां से बच्चे को कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन मतलब IG मिलता है? आप कमेंट करके प्लीज बताएंगे। एलर्जी का एक उदाहरण दीजिए। अस्थमा, कोई व्यक्ति बगीचे में जाता है तो उसे बार बार छींक आती है, तो वो कौन से रोग से ग्रसित है? तो आपका आंसर आएगा एलर्जी। और एलर्जी के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन जिम्मेदार होता है? तो आपका आंसर आएगा IgE होता है। सांप के काटे जाने पर लगाए जाने वाला टीका किस प्रकार का प्रतिरक्षा का उदाहरण है? देखिए, सांप काट गया, अब एंटीवेनम दिया जाता है। सांप के जहर को निष्क्रिय करने के लिए एक
टीका लगता है, ठीक है। तो उस टीके में क्या मौजूद है, एंटीबॉडी मौजूद है। तो वो एंटीबॉडी क्योंकि लेबोरेटरी में बनाए गए और उसे इंजेक्शन के द्वारा मरीज शरीर में पहुंचाया गया, किसी व्यक्ति के जिसे सांप ने काट लिया है उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा, तो बाहर से बने हुए एंटीबॉडी चूंकि दिए जा रहे हैं, इसलिए वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होगा। तो इसका आंसर होगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगला है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किए गए जो वैक्सीन है, टीका है, उसका उदाहरण क्या है, तो हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी का टीका। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई एक वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी के लिए दी जाती है। और इस बीमारी में हमारे शरीर का जो लीवर है वो प्रभावित होता है। एलर्जी किसे कहते हैं, और एलर्जी के समय किस प्रकार की प्रतिरक्षी सर्वाधिक मात्रा में बनती हैं, तो पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया, मतलब अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। और वे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं, जैसे कि पराग कण हैं, धूल के कण हैं, ठीक है, टिक्स वगैरह हैं, इनसे होती है ये एलर्जी। और इसके लिए आईजीई प्रकार के प्रतिरक्षी इसमें बनते हैं। एलर्जी के समय मास्ट कोशिकाओं से एक रसायन बनता है, उस रसायन का नाम क्या है, तो आपका आंसर आएगा मास्ट कोशिकाओं से बनने वाले उस रसायन को हिस्टामिन और सेरोटोनिन कहते हैं। हिस्टामिन और सेरोटोनिन कहा जाता है, ठीक है। मास्ट कोशिकाओं से बनते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन, और ये दोनों रसायन किसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ये दोनों रसायन एलर्जी के लिए जिम्मेदार हैं। और ये दोनों रसायन कहां से निकलते हैं, तो आपका आंसर आएगा मास्ट कोशिकाओं से निकलते हैं। स्व प्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, आप इसको याद कर लें। कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से, जेनेटिक भी हो सकते हैं, अननोन फैक्टर भी हो सकते हैं, से शरीर में अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देना, खुद का शरीर अपनी ही कोशिकाओं को डैमेज कर, इसी तो नाम रखा स्व, ऑटो इम्यून, खुद का इम्यून सिस्टम खुद को ही मार रहा है ना। तो ये इसके लिए कारण क्या हो सकता है, या तो जेनेटिक होगा या फिर कोई अज्ञात कारण हो सकता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति होती है, इसे स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, आमवाती संधिशोथ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपको याद रखना है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाभ अंगों के उदाहरण दीजिए। मोस्ट है प्राथमिक और द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन्स, लसिकाभ अंग के उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग में आता है आपका अस्थि मज्जा और थाइमस, ठीक है, अस्थि मज्जा और थाइमस, क्योंकि यहां पर टी सेल और बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, इनका फॉर्मेशन बनना और इनका विभेदीकरण और इनको ट्रेनिंग मिलती है। वहीं पर फिर ये यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरे ऑर्गन्स पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। जैसे मिलिट्री, अपने सेना है ना, भारतीय सेना, वो उसका जैसे काम है, जैसे ट्रेनिंग लेते हैं वो, और फिर एक पर्टिकुलर पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है और वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग भी तो सुरक्षित हैं, वो नहीं होते तो हम सुरक्षित नहीं रह पाते। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में भी एक प्रकार की आर्मी मौजूद रहती है, सेना मौजूद रहती है, जो बाहर के घुसपैठिए से हमें बचाती है। जैसे कि हमारी सेना हमें विदेशों से आने वाले घुसपैठियों से, आतंकवादियों से हमारी रक्षा करती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का जो आर्मी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो बाहर से जाने वाले जो रोग फैलाने वाले जीव हैं, रोगाणु हैं, उनको वो मारती रहती हैं, एंटीजन को मारती हैं, ठीक है। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग वे हैं जहां पर इनका निर्माण होता है और इनको ट्रेनिंग मिलती है, जैसे कि बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे सीने में पाई जाती है और उम्र के हिसाब से वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है, और इसी कारण से हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा उम्र होने पर कमजोर हो जाता है। और फिर ये यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कहां पर पहुंचते हैं, तो इनकी पोस्टिंग कहां हो रही है, जिन अंगों में इनकी पोस्टिंग होती है वो कहलाते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग, जैसे कि लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल्स, क्षुद्रांत के पेयर पिचेस, यहां पर जाकर ये पहुंच जाते हैं। और फिर जब कोई शरीर में रोगाणु प्रवेश करता है तो ये उसे तत्काल मारते हैं, ठीक है। आगे देखिए, श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक, ये फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में, तो आप याद रखें MALT, ठीक है। श्लेष्म मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू,
श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक किसे कहते हैं? तो प्रमुख पथ, हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख पथ जैसे कि श्वसन पथ, पाचन पथ, जनन मूत्र पथ की लाइनिंग, आस्तर या लाइनिंग के भीतर स्थित लसिकाभ ऊतक MALT कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का 50% भाग बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे श्वसन पथ है, पाचन पथ है, जनन मूत्र पथ है, उनकी जो लेयर है, उनकी जो लाइनिंग है, उसमें ये पाए जाते हैं MALT। मेटास्टेसिस क्या है? तो ये कैंसर से संबंधित टर्म है। तो देखिए, दुर्दम अर्बुद, ठीक है, दुर्दम अर्बुद रक्त परिसंचरण, मतलब हमारे शरीर के खून के साथ शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं और वहां पर ये नई ट्यूमर बना लेते हैं। इस घटना को कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रख लें कि जो ट्यूमर है वो दो प्रकार के हैं, एक होता है सुदम और एक होता है दुर्दम। सुदम ये स्थानिक होता है, फिक्स रहता है, और ये शरीर में मूव करता है, मतलब गतिशील होता है। ऐसे याद रख लो आप तो, क्योंकि ये स्थानिक है, इसीलिए जिस अंग में ये बनता है इसे ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन दुर्दम प्रकार का अगर किसी को कैंसर है तो फिर उसमें मेटास्टेसिस पाई जाती है। और मेटास्टेसिस का मतलब इस ट्यूमर की कोशिकाएं ब्लड में जाती हैं, ब्लड के साथ वो बहकर दूसरे अंग में जाती हैं, वहां पर नया ट्यूमर बना लेती हैं। इस प्रकार शरीर के हर एक भाग में कैंसर होने की संभावना हो जाती है। और ये दुर्दम है तो ये दुर्दशा कर देता है, ये खतरनाक वाला कैंसर है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होती है, और वो एक तरीके से संभावना रहती है कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। सुदम प्रकार के का ऑपरेशन होके और इसमें व्यक्ति बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रकार के हमारे बॉडी में क्या बन सकते हैं, ट्यूमर बन सकते हैं, एक सुदम और एक दुर्दम, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, आगे चलिए। बिडाल परीक्षण व एलिसा परीक्षण। देखो, बिडाल परीक्षण ये टाइफाइड के लिए होता है, टाइफॉइड के लिए होता है ये, और एलिसा परीक्षण ये एड्स के लिए होता है। तो याद रख लें, एलिसा परीक्षण एड्स के लिए और बिडाल परीक्षण टाइफॉइड के लिए। ठीक है, आगे है, किस रोग से बचाव के लिए व्यक्ति को TAV का टीका लगाते हैं? टाइफॉइड के लिए। किसके लिए? टाइफॉइड के लिए। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर, याद रखना मोस्ट है, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कौन सा परीक्षण काम करता है? तो एलिसा टेस्ट। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशनशिप पर आधारित होता है एलिसा। एंजाइम, ई का मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट एसे। आगे देखिए, वह प्रतिरक्षा क्या कहलाती है जिसमें शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे शरीर को पहुंचाए जाते हैं? इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसमें बने बनाए एंटीबॉडी को हमारी बॉडी में इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये कहलाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? तो इसके द्वारा होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका से होता है अमीबिया, अमीबिया पेचिस, अमीबिया पेचिस होता है, या अमीवॉइसिस, अमीवॉइसिस रोग होता है, अमीवॉइसिस या अमीबिया पेचिस रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद में विभेदन कीजिए अंतर। तो सुदम अर्बुद ये सामान्य ट्यूमर होता है जो कम हानिकारक होता है, ये स्थानीय होता है और इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है, जबकि दुर्दम अर्बुद ये हानिकारक होता है, स्थानिक नहीं होता है, मेटास्टेसिस का गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, दाद के रोगजनक का नाम लिखिए। तो इस दाद होती है एक कवक द्वारा, इसका नाम है माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन। मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से याद कर लें। ठीक है, या फिर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें
और जब टाइम मिले तब फ्री टाइम में आप इनको बार बार देख भी सकते हो, और वीडियो को एक दो बार सुनोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे क्योंकि आपने रिवीजन तो कर ही लिया है। आगे देखें, सर्वाधिक घातक या गंभीर मलेरिया प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है सबसे घातक प्रकार का मलेरिया। मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था का नाम स्पोरोजोइट होता है। क्या होता है? स्पोरोजोइट होता है। अब ये हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए, सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। देखिए, सहज प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, मतलब हमें जन्म से ही मिलती है, अर्थात ये प्रतिरक्षा माता पिता से संतान को प्राप्त होती है। और इसके प्रकार हैं चार। पहला है शारीरिक रोध, दूसरा है कार्यकीय रोध, तीसरा है कोशिकीय रोध, और नंबर 4 पे है साइटोकाइन रोध। तो आप इन चारों को याद करके रखेंगे, ठीक है। शारीरिक रोध, कार्यकीय, कोशिकीय और साइटोकाइन। तो शारीरिक रोध में कौन कौन आते हैं? तो आप कहोगे शारीरिक रोध में आते हैं त्वचा, ये बाहर से कीटाणुओं के जाने को रोकेगी, है ना। तो त्वचा और उपकला की श्लेष्मा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, ये होती है हमारी शारीरिक रोध। कार्यकी में आते हैं जैसे आमाशय का HCl, मुंह की लार और आंख के आंसू, ये रोगाणुओं को रोक देते हैं। कोशिकीय रोध में आते हैं आपके रक्त के न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट और बृहत्वच्चकाणु मतलब मैक्रोफेज, ये आते हैं। और साइटोकाइन रोग में विषाणु संक्रमण से कोशिकाओं में बनने वाला इंटरफेरोन इसके अंतर्गत आता है। तो ये हैं आपके 4 ऑप्शन, इनको आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और इनको लिख लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे चलते हैं। अमीबियोसिस या अमीबिया पेचिस रोग होता है, तो इसका रोग कारक कौन है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है। लक्षण क्या है इसके? पेट दर्द होता है, दस्त के साथ रक्त का आना या श्लेष्मा का आना और हल्का पेचिस। वाहक कौन है? घरेलू मक्खी होती है। और इसके स्रोत क्या हैं? संक्रमित व्यक्ति के मल से संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ, मतलब संदूषित भोजन और पानी से इसका संक्रमण होता है। और इसकी वाहक होती है घर में पाई जाने वाली हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, ठीक है। आगे देखिए, एड्स रोगजनक का पूरा नाम लिखिए, इसका संक्रमण कैसे होता है, मानव शरीर में एड्स के लक्षणों को समझाइए। तो HIV के द्वारा ये होता है। तो इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV संक्रमण के तरीके, नंबर 1 संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क द्वारा, सबसे ज्यादा इसी के द्वारा होता है ये। नंबर 2 संदूषित रक्त और रक्त उत्पादों के आदान प्रदान से, तो ये 8% संभावना इसकी। संदूषित सुइयों के साझा प्रयोग से, ठीक है। और अन्य कारण इसके क्या हैं? तो अन्य कारण हैं संक्रमित मां से बच्चे में ये जाता है अपरा के द्वारा, अपरा द्वारा, ठीक है, अपरा द्वारा। और संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसे ड्रग का सेवन करने वाले, ड्रग सेवन, और ड्रग का सेवन अंतःशिरा द्वारा, अंतःशिरा द्वारा ड्रग का सेवन करने वालों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। अब रोग के लक्षण क्या हैं? तो एड्स के लक्षण देखिए, बार बार रोगों से ग्रसित होना, शरीर के भार में कमी आना, बार बार बुखार आना, दस्त लगना, सिर दर्द, चक्कर आना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का खत्म हो जाना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंदर करना है। कैंसर रोग का कारण क्या है? कैंसर अभिज्ञान और निदान। सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की तरह वृद्धि नहीं दर्शाती हैं, क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बार इन दोनों में से, एड्स और कैंसर में से बायोलॉजी के अंतर्गत प्रश्न आने की, दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा। तो आप दोनों को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कैंसर जन कहते हैं, ठीक है। और ये जो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक हैं, इनको अपन बांटते हैं, देखो, नंबर 1 भौतिक कारक, नंबर 2 रासायनिक कारक, नंबर 3 जैविक कारक। भौतिक में आते हैं आपके आयनकारी विकिरण जैसे एक्स किरण और गामा किरण, और अनायनकारी विकिरण जैसे कि यूवी रे या पराबैंगनी विकिरण है।
तो आयनकारी विकिरण एक्सरे और गामा रे, अनायनकारी विकिरण जैसे कि परावैद्युतीकरण है। रासायनिक कारक में आते हैं आपके तंबाकू के धुएं में उपस्थित रसायन, ये कैंसर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तंबाकू का सेवन करने वालों को होता है, ये हो सकता है। आगे जैविक कारक है अर्बुदीय विषाणु, ओंकोजेनिक विषाणु के द्वारा हो सकता है। अगला अपन को इसमें देखना है कैंसर अभिज्ञान और निदान। तो इसका पहला है जीवूत परीक्षा या बायोप्सी। जब शरीर के किसी भाग में कैंसर का संदेह होता है तो उस भाग का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसका काट काट कर अभिरंजित कर जांच की जाती है कि कैंसर है या नहीं। दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजिकल मतलब ऊतक विकृति। तो अध्ययन द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है। आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी, एक्स किरणों द्वारा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन भी कराई जाती है, एमआरआई कराई जाती है। तो ये तकनीकें हैं। अगला है रक्त की जांच के द्वारा। तो अधिश्वेत रक्तता मतलब ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर की जांच के लिए रक्त के नमूने में रक्त कणिकाओं की गणना की जाती है। ठीक है, और एक है प्रतिरक्षियों का उपयोग कर कैंसर का पता लगाया जाता है। अगला है कुछ जीन विशेष प्रकार के कैंसर जनों के प्रति सुग्राही होते हैं, अतः उन जीनों की पहचान कर उस व्यक्ति को उस कैंसर जन से बचने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज कर लें और इनको नोट डाउन कर लें। आगे देखें, सामान्य कोशिकाओं में समस्पर्श संदमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण होता है। इस गुण के कारण इन कोशिकाओं का अन्य कोशिकाओं से संस्पर्श इनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है, अतः सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की तरह अनियंत्रित वृद्धि नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, टिटनेस रोग के रोग कारक का नाम लिखिए। इस रोग का एक लक्षण और बचाव का लिखना है। अगला है किशोरों में एल्कोहल व ड्रग के कुप्रभावों को रोकने के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इससे होता है टिटनेस। शरीर की कंकाल पेशियों में मतलब शरीर की कंकाल पेशी इफेक्टेड होती हैं और एंटी टिटनेस सीरम का टीका इसमें लगवा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगला है एल्कोहल और ड्रग रोकथाम व नियंत्रण के लिए सुझाव। तो अनावश्यक समकक्षी दबाव, पीयर प्रेशर से बचाव, विभिन्न समस्याओं का हल परामर्श लेकर करें, माता पिता, शिक्षक, मित्रों से उचित मार्गदर्शन व सलाह लें, नशे के कुप्रभावों की जानकारी दें, व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता द्वारा नशा मुक्ति चलाएं और व्यक्ति की क्षमताओं का उपयोग अध्ययन, खेलकूद व अन्य रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कुछ ड्रग के नाम हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ओपियोइड ड्रग क्या है? अगला है स्मैक का रासायनिक नाम लिखिए। स्मैक किस पादप से प्राप्त होता है? मॉर्फिन का रासायनिक संरचना और चित्र बनाइए। ठीक है, तो अब इसके उत्तर देख लेते हैं। ये ऐसे ड्रग हैं, ओपियोइड क्या है? ये ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पथ में उपस्थित विशिष्ट ओपियोइड ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ओपियोइड ग्राहियों से ये जुड़ जाते हैं। मॉर्फिन का नाम डाइएसिटिल मॉर्फिन है और ये इसका इमेज है जो आप देख पा रहे हो, तो आप इसको ड्रॉ कर लें। हालांकि इस तरीके से अगर पेपर में आ जाए तो आप इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मेन तो मैंने आपको बताया कि कैंसर और एड्स इन दोनों पे आपको विशेष फोकस करना है, परीक्षा में इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर भी अपन ड्रग को भी पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है ड्रग से क्वेश्चन एक बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाए। आगे देखिए, टाइफाइड रोग का नामांकित शीर्षकों के अंदर वर्णन करना है। तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर आएगा साल्मोनेला टाइफी, जीवाणु के द्वारा। तो ये रोगजनक इसका कौन है? तो आपका आंसर आएगा ये जीवाणु जनित बीमारी है। मैंने जैसे बच्चों को ये चैप्टर कराया है डिटेल में, तो मैंने उनको अलग अलग, जैसे जीवाणु की डिजीज को अलग से करवा दिया है, वायरस की अलग से करवाई है, कवक की करवाई है, प्लाज्मोडियम मतलब प्रोटोजोआ की डिजीज और कृमि की डिजीज, सबको अलग अलग तरीके से करवाया है ना। अब आगे देखिए, टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण कराते हैं? तो आपका आंसर आएगा विडाल टेस्ट कराते हैं। संक्रमण क्यों होता है? तो संक्रमित भोजन और पानी के सेवन से होता है। और रोग के लक्षण क्या है? तो लगातार तेज बुखार आता है, पेट दर्द, भूख न लगना, कब्ज हो जाती है, सर दर्द करता है, कमजोरी आती है और गंभीर अवस्था हो जाए तो आंतों में छेद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइफाइड को याद कर ले, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है।
अगला है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र। तो हमें मलेरिया से संबंधित ये सारी बातें यहाँ देखनी है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र सॉरी खांसी हो गई है, लेकिन आपकी परीक्षा भी नजदीक है, तो फिर आपके लिए कंटेंट देना हमारी एक जिम्मेदारी है जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। और आपकी बस जिम्मेदारी इतनी बनती है कि आप अपना थोड़ा सा सहयोग कर दें, जिससे संदीपनी क्लासेस का जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। तो आपका सपोर्ट यूं ही संदीपनी क्लासेस के साथ बना रहे, ये आशा हम आप लोगों से करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट अवस्था ये संक्रामक होती है। यही मादा एनाफिलीज मच्छर जब हमें काटता है तो स्पोरोजोइट को ही वो हमारे ब्लड में अंदर छोड़ती है, ठीक है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसकी लार के साथ ये स्पोरोजोइट को मनुष्य के रक्त में छोड़ देती है। रक्त से होते हुए ये स्पोरोजोइट यकृत में पहुंचते हैं, वहां पर जाकर ये खूब बढ़िया दावत उड़ाते हैं, ग्लाइकोजन को खाते हैं, ठीक है, और ये ताकतवर हो जाते हैं और ये अलैंगिक जनन द्वारा संख्या में अपनी वृद्धि कर लेते हैं। तो मनुष्य के अंदर ये अलैंगिक जनन करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। संक्रमित यकृत कोशिकाओं के टूटने पर ये परजीवी रक्त में आ जाता है, फिर आरबीसी में ये प्रवेश कर जाता है और संक्रमित आरबीसी रक्त में मुक्त होता है। और ये आरबीसी जब यहां से फटती है तो हीमोजोइन कणों के रक्त में मुक्त होने से व्यक्ति को ठंड लगती है, अर्थात कंपकपी के साथ बुखार आता है, ठीक है। और रक्त में मुक्त हुए परजीवी पुनः आरबीसी को संक्रमित करते हैं तथा यह क्रम इनका चलता रहता है और ये मलेरिया का जो बुखार है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। मनुष्य में ही नर व मादा युग्मक जनकों का निर्माण हो जाता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो रक्त के साथ युग्मक जनन मतलब युग्मक भी मच्छर के शरीर में पहुंच जाते हैं और मच्छर के परजीवी का लैंगिक जनन पूरा होता है मादा एनाफिलीज के अंदर और स्पोरोजोइट अवस्था बनती है जो मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। इस प्रकार प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम इसके दो परपोषी होते हैं। कितने परपोषी हैं? दो परपोषी होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राथमिक परपोषी, ठीक है, मादा एनाफिलीज, और जबकि द्वितीयक परपोषी होता है इसका मनुष्य, ठीक है। और इसकी जो वाहक होती है वो फीमेल मॉस्किटो मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर इसकी वाहक है, किसकी? प्लाज्मोडियम को लेके जाती है ये, ठीक है, प्लाज्मोडियम को ये लेके जाती है। संक्रामक अवस्था का नाम पूछा जाए तो संक्रामक अवस्था कौन है? तो संक्रामक अवस्था का नाम होता है स्पोरोजोइट। और बुखार क्यों आ रहा है कपकपी के साथ, ठंड क्यों लगती है? तो नाम आएगा आपका हीमोजोइन। वो कब निकलता है? आरबीसी के फटने पर, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, तो आप इसको इस तरीके से नोट डाउन कर लें, ठीक है। वैसे आपकी बुक में दे रखा है तो आप बुक में से भी इसे ड्रॉ कर लेना, है ना। आगे देखिए अगला रोग है फाइलेरिया उत्पन्न करने वाले कृमि की किन्हीं दो जातियों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। फाइलेरिया वे किस प्रकार संक्रमित व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करते हैं और यह बीमारी किस प्रकार फैलती है? तो फाइलेरिया रोग फैलाने वाला है बुचरेरिया ब्रंकोफटाई और बुचरेरिया मेलाई, ठीक है। इस रोग में पैरों की लसिका वाहिनियां प्रभावित होती हैं, इनमें सूजन आ जाती है, मनुष्य का पैर हाथी के पैर की तरह मोटा हो जाता है, अतः इसे हाथी पाम रोग भी कहते हैं। इस रोग में जनन अंग ब्रषण और स्तन विरूपता और सूजन भी आ जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला है तरल प्रतिरक्षा व कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो मैंने आपको बताया था तरल प्रतिरक्षा बी सेल और कोशिका माध्यित सेल टी सेल, टी है ना। तो कोशिका माध्यित के लिए टी सेल और बी सेल। सहज प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा जो जन्मजात होती है वो सहज है और जो बाद में आती है वो अर्जित है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी, तो इनके लिए देखिए आप तरल प्रतिरक्षा बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होती है और
कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें बी लसिकाणु प्रतिरक्षी बनाकर प्रतिजनों को नष्ट करते हैं। इसमें टी लसिकाणु सक्रिय एवं विभाजित होकर प्रतिजनों को नष्ट करते हैं। यह रक्त व लसिका में प्रतिजनों को नष्ट करती है। यह कोशिका में प्रवेश करके प्रतिजनों को नष्ट करती है। सहज प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा ये जन्मजात होती है, जन्म के बाद आती है। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा वंशानुगत होती है, अर्जित प्रतिरक्षा वंशानुगत नहीं होती है। सहज प्रतिरक्षा संक्रमण या टीके से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये तो हमें माँ बाप से मिल रही है जन्म से ही, और अर्जित प्रतिरक्षा ये टीके से प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज इन प्रश्नों पर चर्चा की है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के देखें तो ये प्रतिजन बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले ये रोगाणु हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये एंटीजन है, और ये शरीर में उत्पन्न होते हैं। इनके खिलाफ, प्रतिजन के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं। ठीक है, ये रोग उत्पन्न करते हैं, ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं प्रतिरक्षी, और प्रतिजन ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, और प्रतिरक्षी ये प्रतिजनों की को मतलब मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि इनमें मुठभेड़ होती है। इस तरीके से ये रोग से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय है, और प्रश्न इसमें से 100% आता ही है, और निबंधात्मक प्रश्न आता है 4 नंबर का। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इस चैप्टर को हल्के में नहीं लें। इस चैप्टर से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सारे प्रश्नों पे अपन ने डिटेल से चर्चा की है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से संबंधित या बायोलॉजी में किसी भी अध्याय से संबंधित, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका सही और सटीक आंसर दे पाऊं। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय से संबंधित। आगे आने वाले आगामी दिनों में हम आपको इस बाकी के बचे हुए अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। तो आप संदीपनी क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। शानदार वीडियो के साथ हम फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।